अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहरबान सिंह लोधी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के एक चैप्टर जिसका नाम है साउंड यानी कि ध्वनि। इस चैप्टर में हम ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और सारे ही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक पर आधारित होंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो के अंत में 20 क्वेश्चन का एक सेट रखा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले समझते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि एक कंपन या विक्षोभ है जो ठोस, द्रव और गैस में संचारित होता है। यह मनुष्य के कानों द्वारा अनुभव या सुनाई देता है। बात करें ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक की तो वो है डेसिबल, जिसको डीबी से दिखाया जाता है। अब शुरू करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं को। पहली विशेषता यह है कि यह एक यांत्रिक तरंग है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा नया नया आपको, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो अभी वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं विद्यमान है जो कि इस प्रकार है। देखिए, पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस, चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बीईसी। तो चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म है बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको याद रखिए। यहाँ पर कुछ टर्म आई हैं और दिख रही हैं। यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये आपको मैं एक एक करके सबको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो तरंगें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली है यांत्रिक तरंग और दूसरी है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनको गमन करने के लिए, गति करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जबकि अयांत्रिक तरंग क्या होती हैं? ऐसी तरंग जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, बिना माध्यम के ये चलती हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है ध्वनि तरंग, रस्सी या तार में संचरित होने वाली तरंग है, पानी में संचरित होने वाली तरंग है और भूकंप तरंग है। ये इसी के उदाहरण है। अयांत्रिक तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए, जो यांत्रिक तरंग है वो 2 प्रकार की होती है। पहली अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर के डॉट दिख रहा है ये क्या है? माध्यम के कण। ये कण कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं और वेव कहाँ जाती है? ये तरंग जा रही है आगे की तरफ और इसके कण है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। अब समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग में देखिए, ये वेव आगे की तरफ जा रही है और इसके जो कण है वो भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि माध्यम के कण और वेव का डायरेक्शन दोनों ही एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं 2 स्प्रिंग लूं, दोनों को राइट तरफ से, यहां से मैं इसको बांध दूं किसी तरीके से और यहां से अगर इस स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ये इसमें वेव्स बनने वाली हैं। तो ये वेव्स बन रही है, जो तरंगें बन रही है वो आगे की तरफ जा रही हैं लेकिन मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंग है। और दूसरी नीचे वाली स्प्रिंग की बात करें, मान लो इसको एक बार मैंने क्या करा, एक धक्का मारा, इसको प्रेस किया, देखिए ये तरंग जा रही है, आगे की तरफ जा रही है जहां वेव चल रही है। तो ये क्या उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग का। इनको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो ये तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इसके उदाहरण देखिए, तनी हुई डोरी या तार में कंपन, इसी का उदाहरण है। पानी की सतह पर जो सरफेस वेव्स बनती हैं वो भी इसी का ही उदाहरण है। अब समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं, मतलब कि जिस दिशा में वेव जा रही है उसी में ही क्या जाए, इसके कण चले जाए, इसके पार्टिकल चले जाए, तो क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसके 2 उदाहरण है। पहला है ध्वनि और दूसरी क्षणों में रगड़ करने के कारण उत्पन्न तरंग है। तो अब प्रश्न आता है अक्सर कि ध्वनि कौन सी तरंग है। तो ध्वनि कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझते विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। वे तरंग जिनके संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैसीय माध्यम की आवश्यकता होती है और जो निर्वात में ही गमन कर सकती हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा है। मतलब कि इन तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। इनके कुछ उदाहरण देखिए। दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट इसी का उदाहरण है, जिसमें 7 रंग होते हैं। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड जो इसी का उदाहरण है। परावैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें इसी का एग्जाम्पल है। एक्सरे किरणें है इसी का एग्जाम्पल है। गामा रेस रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगें, ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनको याद रख लिए। साथ है, चाहे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ध्वनि की चाल, अब देखते हैं ध्वनि की चाल किस किस पदार्थ में कैसी होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे ज्यादा होती है ठोसों में, फिर द्रव में और फिर गैस में। अब इसको समझने के लिए एक टर्म समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इलास्टिसिटी। तो आइए समझते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी को ऐसे समझते, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और इसको दोनों तरफ से प्रेस करें तो क्या होगा, ये थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाएगा, ये दब जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऐसा पदार्थ जिसको दबाने से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इसको फिर इसको छोड़ दे तो वैसा का वैसा बन जाएगा ये। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो अब देखिए, जो पदार्थ ज्यादा दबता है दबाने पर, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखिए, इलास्टिसिटी कम होती है। और ऐसे पदार्थ जो बहुत कम दबते हैं, ज्यादा प्रेशर देने पर भी कम दबते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो ठोस है वो कम दबते हैं, द्रव दब जाते हैं, और गैस तो बहुत ज्यादा दब जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी है वो ठोस की है, फिर द्रव की है, फिर गैस की है। इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, जो वायु का जो वेग है वो कितना है, 343 मीटर पर सेकंड है। कब? 20 डिग्री सेल्सियस पर, या इसको बोलते हैं एनटीपी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। अब देखते हैं ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए, पहले दाब हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ध्वनि की जो वेग है और ध्वनि का घनत्व, ये इसको प्रभावित करते हैं। अब इनको एक एक कारक को एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दाब है। दाब को अगर बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो उस पर ध्वनि के वेग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं मैं, दाब को बढ़ा दें या कम कर दें तो ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए क्या है, ताप। ताप को बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इसकी चाल क्या हो जाए, बढ़ जाएगी। आर्द्रता बढ़ा दें तब भी इसकी चाल बढ़ जाएगी। हवा का घनत्व बढ़ा दें तब इसकी चाल घट जाती है। फिर से देखिए, हवा का घनत्व अगर बढ़ा दें तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हवा का वेग जो है उसको बढ़ा दें तो ये भी बढ़ जाती है। हवा का वेग कम कर देंगे तो कम हो जाएगा, और हवा का वेग तेज कर देंगे तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। इसको याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। इसको याद रखिए आप लोग। अब देखते हैं, मान लीजिए कोई वेव है, मतलब ध्वनि तरंगें हैं, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं तो उसका परावर्तन अपवर्तन दोनों ही होता है। इसको भी याद रखिए। माइक्रोफोन क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को किसमें करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लाउड स्पीकर जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करते हैं। ये रूपांतरण की जो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिए। कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे डिवाइसेस लिखवाई, पूरा पेज है, उसको देख लीजिए आप, और आपके अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, किसी भी तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो इसका संबंध क्या है, लैम्डा बराबर होता है वी अपॉन एफ। तो लैम्डा क्या है यहाँ पर, यहाँ ये इसका लैम्डा है इसकी तरंग दैर्ध्य, और वी है इसका वेलोसिटी, और एफ है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसको आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण। तो जो तरंग है उनका वर्गीकरण देखिए आवृत्ति के हिसाब से। तो कौन कौन सी, अपश्रव्य तरंग है, श्रव्य तरंग है, और पराश्रव्य तरंग है। तो अपश्रव्य तरंग क्या होती है, ऐसी तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और ऐसी तरंग है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, उसको बोलते हैं श्रव्य तरंग, या फिर इनको ऑडिबल वेव्स भी कहा जाता है। पराश्रव्य तरंग क्या होती हैं, ऐसी तरंग जिनका आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है, पराश्रव्य तरंग कहलाती है। एक बार आप फिर से देख लें, जो अपश्रव्य तरंग है उनकी जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो भूकंप की तरंगें होती है इसी का एग्जांपल है। अब देखिए, श्रव्य में क्या होता है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, और ये मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य क्या होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इनको कुछ जानवरों द्वारा सुनी जा सकती हैं। इनमें है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये इनको सुन सकते हैं। अब देखिए, जो कुछ वायुयान होते हैं उनकी चाल क्या होती है, बहुत तेज होती है। इनको क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। अब समझते हैं डॉपलर का प्रभाव। अब इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक जो सुनता है और एक जो सुनता है उसको श्रोता बोल रहे हैं, और यहाँ पर एक सुनाने वाला स्रोत, या कहें कि एक कोई सोर्स है जहां से साउंड आ रहा है और एक कोई सुन रहा है उसको। दोनों के बीच में अगर गति हो जाए तो उसकी वजह से जो उनकी आवृत्ति होती है साउंड की, जो स्रोत निकाल रहा है, तो उसकी आवृत्ति या तो कम सुनाई देगी हमको या ज्यादा सुनाई देगी। तो ये किस लिए होता है, ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण।
आइए इसको समझते हैं साउंड के द्वारा। देखिए मैं प्ले करता हूँ, गाड़ी आएगी फिर जाएगी तो कितना अंतर आया साउंड में, देखिए। एक बार और सुनते हैं इसको। तो जब गाड़ी आई तो उसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ी, फिर चली गई तो फिर कम हो गई, जबकि आवाज़ तो सेम है। तो जब जब चाल होती है, अपेक्षित चाल होती है दो चीज़ों के बीच में, श्रोता और स्रोत के बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आवृत्ति है वो कम ज़्यादा सुनाई देती है, या तो कम या फिर ज़्यादा। तो इसी को क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। इसको कुछ डायग्राम से समझते हैं, देख लीजिए। जब गाड़ी आएगी आपके पास तो इसकी जो आवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, और दूर जाएगी तो आवृत्ति कम हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए स्रोत और श्रोता दोनों ही अगर रुके हुए हैं तो इस आवृत्ति जो साउंड की वही सुनाई देगी। अगर मान लीजिए जो श्रोता से अगर स्रोत तेज दूर जा रहा है तो ये आवृत्ति कम हो जाएगी, और पास आ रहा तो ये बढ़ जाएगी। तो ये डॉपलर प्रभाव 3 स्थितियों में होता है। कौन कौन सी में? क्योंकि स्रोत गतिमान हो और प्रेक्षक स्थित हो। प्रेक्षक मतलब सुनने वाला। और दूसरा केस क्या है? प्रेक्षक चल रहा हो और स्रोत स्थिर हो, और दोनों ही लोग क्या हो? गतिमान हो, तब भी ये डॉपलर प्रभाव होगा। दोनों ही स्थिर होंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब डॉपलर प्रभाव का उपयोग कौन कौन से हैं? विमान का मार्गदर्शन में इसका प्रयोग किया जाता है, और दुश्मन के विमानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दिल की धड़कनों और रक्त प्रवाह के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है तो डॉपलर प्रभाव नहीं लगता। मतलब कोई स्रोत है जिससे ध्वनि आ रही है, उसकी गति ध्वनि की गति से तेज हो तो वहां डॉपलर प्रभाव नहीं लगता है। और डॉपलर प्रभाव की जो खोज है किसने करी थी? क्रिश्चियन डॉपलर ने करी थी 1842 में। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, ये फिजिशियन है। अब आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं प्रतिध्वनि क्या होती है। कभी आप किसी बड़े कमरे में रहे हो या स्कूल की बिल्डिंग में रहे हो और आपने कुछ बोला हो, तो आपकी ध्वनि आपको ही सुनाई देती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। इस डायग्राम में देखिए, कोई व्यक्ति पहाड़ के बहुत अंदर है, वो चिल्ला रहा है, तो उसकी आवाज उसको ही गूंज रही होगी, इसको ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। ये परावर्तन के नियम पर काम करता है। इंग्लिश में इसको इको कहा जाता है। अगर कुएं खाली कुआं है उसमें भी आवाज लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी देर बाद आपकी खुद की आवाज सुनाई देगी। इसको उदाहरण है। इसको एक और डायग्राम से समझते, देखिए। मान लीजिए ये लड़का है और ये दीवार है यहाँ पर, तो इसने कुछ बोला तो ये इसको सुनाई देगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि जो है स्पष्ट सुनने के लिए दो कंडीशन। पहली क्या है कि जो समय अंतराल है, मतलब जब बोला गया और लौट के जो साउंड आएगा, दोनों के बीच में समय अंतराल कितना होना चाहिए? 50 से 100 मिली सेकेंड होना चाहिए। और स्रोत और श्रोता के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। मतलब आप किसी दीवार से 17 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपको प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। कम ज्यादा हुई तो स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। 17 मीटर से दूरी ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रतिध्वनि का उपयोग क्या है। प्रतिध्वनि का उपयोग है गहराई को मापने में होता है। इसका प्रयोग पानी के नीचे वस्तुओं का मापन करने के लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है, मानव शरीर के अंदर जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो 20 क्वेश्चन में आपसे बोला था वो है। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि के स्तर या तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक हमने पढ़ा था, इसका एसआई मात्रक है डेसिबल, जिसको डीबी से दिखाया जाता है। अब देखिए कंफ्यूजन दो जगह होता है। देखिए ध्वनि का एसआई मात्रक डीबी, जिसको मतलब कि डेसिबल है डीबी, और लेंस की क्षमता का होता है डी डायोप्टर। तो उसको याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। ये इसका विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अधिकतम होती है? तो ऑप्शन देखिए, वायु, ग्रेनाइट, जल और लोहा। तो हम पहले ही देख ले, ध्वनि की गति जो होती है सबसे ज्यादा होती है ठोस में। अब ठोस क्या है? वायु तो ठोस है नहीं है, जल भी नहीं है, तो ये ग्रेनाइट और लोहा है। इन दोनों में इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? कौन ज्यादा ठोस है? तो वो है लोहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। आप ऐसा ही करिए, एग्जाम में देख लीजिए। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या है? हमने देखा था ये 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उसको क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा पहला। अपश्रव्य तरंगों का उदाहरण क्या है? देखिए अपश्रव्य तरंगों का उदाहरण है भूकंप की आवाज। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये हमने देखा था। सही आंसर है भूकंप। अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम बताइए। तो ये अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेंजिंग वाला, जिसमें रेंजिंग होगा। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका सही आंसर है तीसरा। ध्वनि की तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिनके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ऑप्शन है 130 डीबी, 165 डीबी, 85 डीबी और 40 डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। तो इसका सही आंसर है 130 डीबी का साउंड नहीं सुन सकता है। अब इससे संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। अच्छा पहले एक प्रश्न देखते हैं, फिर इससे संबंधित चीजें मैं और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीजें। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मतलब कि कौन सी जो तरंग है उनको सुन सकता है?
मनुष्य तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको क्या होता है, ये 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर ऐसा होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। लेकिन यहाँ 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज से गलत हो जाएगा, इसको कंफ्यूज मत होइए। 20 से 20 हर्ट्ज इसका सही आंसर है। अब देखते हैं ध्वनि की तीव्रता से कुछ संबंधित चीजें। देखिए, जो 45 डीबी की तीव्रता है वो हमारे लिए सुनने के लिए सर्वोत्तम है मनुष्य के लिए। अगर 75 डीबी से ज्यादा की आवाज मनुष्य ज्यादा देर तक सुनता है तो वो उसके लिए हानिकारक होती है। और 85 डीबी से ज्यादा की तीव्रता अगर 8 घंटे से ज्यादा व्यक्ति सुने तो वो बहरा हो सकता है। और 150 डीबी से ज्यादा की सुनेगा तो पागल हो जाएगा। और 113 डीबी की जो ध्वनि है वो किससे निकलती है, डीजे साउंड, जो डीजे बजते हैं शादी ब्याह में उसमें ये निकलती है, जो कि खतरनाक होती है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं, तो ये क्या करती हैं, प्रतिध्वनि स्थिति निर्धारण मेथड का प्रयोग करती हैं पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता। मतलब कहने का ये है कि चंद्रमा पर कोई विस्फोट हो जाए तो वो सुनाई क्यों नहीं देता है। तो पहला ऑप्शन है वायु की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है प्रॉपर, तो वायुमंडल नहीं है तो वहां माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि चलेगी कैसे। अगर कोई विस्फोट होता है मतलब ध्वनि, तो वो चल नहीं पाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, वायु की अनुपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है। देखिए, तो ये डॉपलर प्रभाव नहीं है, रमन प्रभाव नहीं है, रेडियो तरंग नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार में क्या होता है कि जब तरंग जाती है और लौट के आती है तो वह परावर्तित होकर आती है, उससे हमको पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी दूर है। देखिए अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी नहीं सुनी जा सकती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं सुनी जा सकती हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, तापमान के बढ़ने पर वायु ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था, ताप बढ़ने पर वेग बढ़ जाता है। फिर अगला ऑप्शन है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल, दाब से कोई अंतर नहीं पड़ता उसके वेग पे। अगला है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम। बिल्कुल ये गलत हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि बढ़ जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। आगे बढ़ते हैं, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन है, ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायुयान के वेग मापने के लिए क्या करा जाता है, मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस द्वारा निर्मित होती हैं। तो ऑप्शन है, देखिए, प्रश्न क्या है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार के द्वारा निर्मित होती हैं। तो ऑप्शन है, रेखीय गति, घूर्णन गति, वस्तुओं के कंपन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किसके द्वारा निर्मित होती हैं। ऑप्शन है, रेखीय गति, घूर्णन गति, वस्तुओं के कंपन, संक्रमणकालीन गति। तो हमने देखा ध्वनि तरंग वो क्या कंपन से उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है। मतलब किसी ने कुछ बोला तो उसका जो इम्पैक्ट है साउंड का वो कितनी देर तक रहेगा। ऑप्शन है, देखिए, इतने। तो इसका सही आंसर क्या है, चौथा, मतलब कि 0.1 सेकंड तक हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट रहेगा ध्वनि का, उससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, लंबवत एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति सेकंड ध्वनि ऊर्जा पारित होती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, तीव्रता, आवृत्ति, आयाम और गुणवत्ता। मतलब कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल जो इंटेंसिटी है लाइट की उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है तीव्रता। तो इसका सही आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो क्रिस्टल है उसकी संरचना देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है क्या है, एक्सरे। आप देखिए, क्रिस्टल जो होते हैं उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है। पहला है एक्सरे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी याद रख लिए, स्ट्रक्चर नापने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, खासकर एक्सरे का। अगला प्रश्न है, ठोस में ध्वनि की गति क्या है। अब ऑप्शन देखिए, गैस से 10 गुना, गैस से 20 गुना, गैस से 15 गुना, माफ कीजिए 5 गुना, गैस से 15 गुना। अब इसका सही आंसर क्या है, 15 गुना। कैसे, देखिए, जो एयर में स्पीड होती है साउंड की वो होती है 343, और वाटर में होती है 1480, और जो लोहा है उसमें कितनी होती है 5120। लोहा मतलब ठोस,
तो इसका अगर 15 का गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, लगभग 5120। तो ये इसका क्या हो गया, 15 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निर्वात से कौन सी तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता, मतलब कि निर्वात में कौन सी तरंगें नहीं चल पाती हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, ध्वनि। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देखिए, रासायनिक स्थिति, भौतिक स्थिति, पिच। ये घुमा के पूछा गया। अब हमने देखा था कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, दाब हो गया, ताप हो गया, वायु का वेग हो गया, वायु का घनत्व हो गया, ये सब चीजें पढ़ी थी। ये क्या है, ये जो है वातावरण की फिजिकल कंडीशन है, मतलब भौतिक स्थितियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भौतिक स्थिति। तो देख लीजिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, गैस मिक्सचर के ये दो इफेक्ट हैं, वो डेंसिटी को कम ज्यादा करते हैं, तो उसी से उसका वेग प्रभावित होता है। तो ये प्रश्न हो गए 20। अगला प्रश्न है, चमगादड़ रात के अंधेरे के दौरान उड़ान भर सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, यह क्यों। ऑप्शन है, उनकी आंखों की पुतली बड़ी होती है, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक पक्षी है कर सकता है, वे अल्ट्रासोनिक तरंगों को पैदा करते हैं और इनके द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं इसका आंसर अगले लेक्चर में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। हो सकता है मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूं, सही आंसर क्या है। बाकी अगले जो लेक्चर होगा उसमें तो मैं डिस्कस करने ही वाला हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दीजिए आपके दोस्तों को। अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर का आपको पीडीएफ प्राप्त हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेहरबान सर, इस बिना स्पेस के, और यूट्यूब चैनल तो है मेहरबान एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।